जो है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट लेना है और उसके बाद जो है वो हम एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ जो है वो हम सबसे पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को देखते हैं। अच्छा देखो, न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब है कि सोचने वाली बात है कि एक तो न्यूक्लियर चार्ज है ना कि ये जो अगर फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस होता है, अगर मैं किसी भी एलिमेंट की बात करी हूँ, ये ए एलिमेंट है और इसमें कुछ ना कुछ जो है वो चार्ज है, ठीक है। इसमें प्रोटॉन्स की वजह से पॉजिटिव का चार्ज है कि नहीं। देखो न्यूक्लियस जो है, हमें पता है, हमने पिछले लेक्चर में देखा है कि जो न्यूक्लियस होता है ना किसी भी एलिमेंट का, उसके अंदर ना हमारे पास होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज होता है। अब मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि ये जो पॉजिटिव का चार्ज है ना, ये इसने इन नेगेटिव के चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा हुआ होता है, ठीक है। हमें पता है ना कि शेल्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसी भी एलिमेंट की शेल्स में आउटर जो शेल्स होती हैं या कोई भी शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो ये जो अंदर न्यूक्लियस में इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा ना, इसने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया होगा, तो इसी को हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो हम सिंपल बात करते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज है, तो हम न्यूक्लियर चार्ज तो न्यूक्लियर चार्ज है। ये अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, यानी कि एक तो न्यूक्लियर चार्ज है कि जो प्रोटॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स पे लगा लें, लेकिन यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का है, यानी कि जो जिसका कोई मायने भी है, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस भी है, जिसकी जो कि रियल में कोई काम भी कर रहा है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इफेक्टिव, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। और हमें इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराने की क्यों ज़रूरत पड़ी? ड्यू टू द मिडल इलेक्ट्रॉन्स जो कि मिडल शेल्स के अंदर हैं। अब ये जो न्यूक्लियर चार्ज है ना, हम जनरली कंसिडर करते हैं कि ये वो न्यूक्लियर चार्ज है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस का जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। हम उस न्यूक्लियर चार्ज को देखते हैं, सिर्फ उस न्यूक्लियर चार्ज को देख रहे होते हैं जो कि कोई भी न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स जो हैं वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में पड़े इलेक्ट्रॉन्स पे लगा रहे होते हैं, ठीक है। जो न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन्स हैं वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे लगा रहे होते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल अगर ये मैं आपको कोई भी एलिमेंट है, हमें पता है कोई भी एलिमेंट है, लेट सपोज ए एलिमेंट है, ये है जी उसका न्यूक्लियस, ठीक है, ये इसकी है फर्स्ट शेल, ये है जी इसकी सेकंड शेल, ये है जी इसकी थर्ड शेल, और ये जो थर्ड शेल है ना, ये तो थर्ड शेल है हमारे पास, जो थर्ड शेल है ना हमारे पास, ठीक है, ये कंप्लीट है, ये हमारे पास क्या है, वैलेंस। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि वो चार्ज जो भी न्यूक्लियस के अंदर पड़े प्रोटॉन्स वैलेंस शेल में पड़े इलेक्ट्रॉन्स पे लगा रहे होते हैं, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं, ये जो वैलेंस शेल पे, सिर्फ वैलेंस शेल पे, नॉट ये जो हमारे पास फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल, इस पे जो न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स का चार्ज लग रहा है, अट्रैक्शन लग रही है, वो नहीं है, वो हम नहीं कंसिडर करेंगे। हम सिर्फ अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसी को डिफाइन करते हैं कि जो चार्ज, जो अट्रैक्शन इन प्रोटॉन्स ने इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की तरफ लगाई हुई होती है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई है? तो यही हमारे पास जो है वो मेन आइडिया है, मेन जो है वो हमारे पास कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह रही हूँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो बात समझ आ गई है? तो अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास ना लाइक असूलन तो यही होना चाहिए कि जितने हमारे पास जो है वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होना चाहिए। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है ना, तो असल में तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतना ही हमारे पास जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए ना कि अगर फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है उसमें 20 प्रोटॉन्स हैं, तो 20 ही हमारे पास उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होना चाहिए, 20 ही प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन होनी चाहिए ना टुवर्ड्स द वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो हमारे पास बीच के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये बीच के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इनकी वजह से क्या होता है कि जो अट्रैक्शन करनी थी ना प्रोटॉन ये न्यूक्लियस ने टुवर्ड्स द वैलेंस शेल, वो नहीं हो पाती इन बीच के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ये जो बीच के इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इस बात को समझें कि हमारे पास जो है वो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का अगर आपको फार्मूला नज़र आ रहा होगा ना, तो हमने एटॉमिक नंबर में से एस को माइनस करना होता है। अब ये एस क्या है? एस जो है वो हमारे पास इनर शेल में पड़े नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है, ठीक है।
तो अब अगर फॉर एग्जांपल अगर लेट सपोज ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स ना होते तो हमारे पास जो इस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स ने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन या जो है वो अपनी तरफ उन्होंने अट्रैक्ट करना था, अपनी तरफ पुल करना था, वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होता, अपने उसके जो चार्ज के इक्वल होता। लेकिन अब चूंकि बीच में ये वैलेंस इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो एक इन वाले इलेक्ट्रॉन्स को ना रिपेल कर रहे होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करता है ना, तो सेम चार्ज है। तो ये जो हमारे पास बीच के इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, ये आउटर मोस्ट शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को ना रिपल्शन प्रोवाइड कर रहे होंगे, उनको दूर भेज रहे होंगे। अच्छा, तो मैं आपको क्या बता रही थी कि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो नथिंग बट आपके पास जो है एटॉमिक नंबर माइनस इनर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी वजह से, मतलब वो हमारे पास अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आता है। और वो क्यों आया है कि अफेक्टिव, देखो अगर फॉर एग्जांपल बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स ना होते ना और सिंगल ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते और ये प्रोटॉन ये न्यूक्लियस होता, तो लेट सपोज जो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज आ रहा था वो था 14। लेकिन अब ये बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी वजह से क्या है, अब ये हमारे पास जो है वो लेट सपोज 10 आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये बीच में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ना इसका जो इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पर इतनी अट्रैक्शन नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये बीच में ना शील्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो है वो हमारे पास इन वाले इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस से दूर भी भेज रहे हैं। जितना ऑब्वियसली दूर होगा उतनी आसानी नहीं होगी ना हमारे पास इस पे जो है वो चार्ज एग्जर्ट करने की। ठीक है, तो बस ये बात है। तो अब हम इसको पढ़ भी लेते हैं। अ मेजर ऑफ नेट पॉजिटिव चार्ज experienced by outermost electrons. This pull is somewhat mediated by non-valence electrons that reside closer to nucleus. ठीक है, अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का सिंबल है Z। हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? एटॉमिक नंबर माइनस द S। ठीक है, S जो है वो इनर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है। और आपको इसका ट्रेंड पता होना चाहिए कि अगर हम पीरियड में जाते हैं, ठीक है, पीरियड यानी कि लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं पीरियड में, तो ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये जो है वो हमारे पास बढ़ जाता है। अच्छा, इसके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की क्या रीज़न है, ये भी हमें थोड़ा सा इसका भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं ना तो हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है ना वो बढ़ता रहता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर हमारे पास बढ़ता है और एटॉमिक नंबर हमारे पास बढ़ता है और उससे क्या होता है कि जो है वो और शेल्स जो हैं वो सेम रहती हैं। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट जाने से हमारे पास शेल्स का नंबर नहीं बढ़ता। तो शेल्स जब सेम है तो एक ही शेल पे एक ही शेल है। ठीक है, शेल तो नहीं बढ़ी, शेल नहीं बढ़ी इसका मतलब बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं चेंज हो रहे। बस जो चेंज हो रहा है वो हमारे पास जो है वो आप कह लो कि ये हमारे पास इनर इलेक्ट्रॉन्स तो वही के वही रह रहा है क्योंकि शेल तो नहीं बढ़ रही हमारे पास जो है, लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि लेफ़्ट टू राइट जाने से हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ जाता है। डाउन द ग्रुप हम जब जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। उसकी क्या रीज़न है कि हमारे पास जो है वो एटॉमिक नंबर तो बढ़ता है, ठीक है वो बढ़ता है, लेकिन हमारे पास जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है ना वो भी बढ़ जाते हैं। हमारे पास जो है वो एक शेल ऐड होती रहती है जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, तो शेल ऐड हो रही है यानी कि बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जब डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। अब जो ऑब्वियसली जब शेल बढ़ रही है तो हमारे पास जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से काफ़ी दूर हो चुके हैं, तो उसमें इतना जो है वो स्ट्रांगली उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो रीज़न होती है कि हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डाउन द ग्रुप क्यों डिक्रीज होता है और लेफ्ट टू राइट क्यों इंक्रीज होता है। अगर आपको ये बात ना समझ आई तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है वो हम जो है वो जाते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेंड की तरफ जो कि है हमारे पास। अच्छा, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को समझना बहुत ज़रूरी था बाकी कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, क्योंकि सबका जो लिंक है ना वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से ही है। ठीक है, अच्छा अब हम ज़रा बात कर लेते हैं जी किसकी, रेडियस की। रेडियस का क्या मतलब है? रेडियस क्या है? साइज ऑफ एन एटम्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड, या फिर हम कहते हैं कि जो वैलेंस शेल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कितना डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूक्लियस, वो एक एलिमेंट का रेडियस कहलाएगा। अच्छा, अब ना हमारे पास जो है वो रेडियस का ना जो रिलेशन है ना विद अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है और इन्वर्स रिलेशन है, यानी कि जितना हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही किसी भी
एलिमेंट का रेडियस जो है वो कम होगा। ठीक है, ऑब्वियसली अगर एक चीज़ है, अगर इस न्यूक्लियस ने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा ग्रिप से फोर्स लगाई हुई है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो उसने अपनी तरफ ज़्यादा अब खींचा हुआ होगा ना, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया होगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके करीब आ जाएगा तो डोंट यू थिंक सो कि रेडियस कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये रीज़न है। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे तो ये दूर होता, और दूर होने की वजह से इनका डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता। इसमें क्या मुश्किल बात है, ये बहुत बहुत आसान सी बात है। तो रेडियस का जो अब हमने रेडियस समझ लिया, रेडियस का रिलेशन देख लिया। अब आप मुझे बताओ कि लेफ़्ट टू राइट जाने से, यानी कि लेफ़्ट टू राइट का मतलब है कि मैं यहाँ से यहाँ जा रही हूँ पीरियोडिक टेबल में, यहाँ से यहाँ जा रही हूँ, यानी कि लेफ़्ट टू राइट जा रही हूँ, तो पीरियड के अंदर क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है। ठीक है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है। पीरियड में ना मेनली शेल्स नहीं बढ़ती, सिर्फ जो चीज़ बढ़ रही होती है ना वो सिर्फ अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो हमारे पास ना एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होता है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है। तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ा है तो रेडियस जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब डाउन द ग्रुप अगर मैं बात करूँ, डाउन द ग्रुप क्या होता है कि अफेक्ट जो है वो शेल्स जब ज़्यादा बढ़ रही होती हैं, शेल्स ऐड होती आती हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम हो जाता है। पीछे हमने पढ़ा है ना कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों कम होता है, क्योंकि शेल्स ज़्यादा हो जाती हैं और नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं, और वेलस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस से और दूर हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली वो इतने एबिलिटी के साथ न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे जो है वो अट्रैक्शन नहीं कर पाता। ठीक है ना, तो यही बात है। चूँकि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डाउन द ग्रुप कम होता है तो रेडियस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और रेडियस का आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप है। अच्छा, उसके बाद हमने ये तो हमने पढ़ा एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अब हमने इसी तरह आयनिक रेडियस के बारे में भी देखना है। आयनिक रेडियस क्या है कि हमारे पास जो है वो एनाइंस हैं और कैटाइंस हैं। ठीक है, अब एनाइन का मतलब है कि ऐसा एलिमेंट जिसने इलेक्ट्रॉन को जो है वो एक्सेप्ट किया हुआ हो। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने से क्या होता है कि उसका जो रेडियस है वो बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो है वो अब उस न्यूक्लियर चार्ज को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पर ज़्यादा पे चार्ज लगाना पड़ेगा। ये कॉमन सेंस की बात है कि एक न्यूक्लियर चार्ज ने अगर प्रोटॉन ने अगर एक इलेक्ट्रॉन पे जो है वो अट्रैक्ट करना आसान था ना उसके लिए, अब उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना पड़ रहा है, तो ये उसके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो एनाइंस की अगर हम बात करते हैं तो एनाइंस का जो एटॉमिक रेडियस होता है एज़ कम्पेयर टू कैटाइंस जो है वो ज़्यादा होता है। अब कैटाइंस का ये सीन होता है कि हमने उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया हुआ होता है। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो कम इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस को चार्ज लगाना पड़ेगा। कॉमन सेंस की बात है, तो इसलिए इनका जो रेडियस है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो है वो ज़्यादा हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से, तो इनका रेडियस जो है वो कम हो जाएगा। अब हमारे पास जो है वो कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कार्बन, नाइट्रोजन और सिलिकॉन। आपने बताना है कि इनका जो है वो आपने रेडियस बताना है कि किसका ज़्यादा है। अब आप मुझे बताओ कि किसका ज़्यादा होगा। देखो, कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर है, 7 एटॉमिक नंबर है। कार्बन और नाइट्रोजन एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, कार्बन 4th ग्रुप का एलिमेंट है, 5th ग्रुप का नाइट्रोजन एलिमेंट है और सिलिकॉन 4th ग्रुप का है। अब आप मुझे बताओ कि किसका जो है वो एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा। देखो, हमारे पास जो है वो सबसे ज़्यादा जो एटॉमिक रेडियस होगा वो किसका होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कार्बन और नाइट्रोजन में ज़्यादा एटॉमिक रेडियस किसका है। ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन में किसका ज़्यादा है एटॉमिक रेडियस। ऑब्वियसली कार्बन का ज़्यादा है। कार्बन का एटॉमिक रेडियस क्यों ज़्यादा है हमारे पास, क्योंकि हमें पता है ना, अब आप मुझे बताओ कि कार्बन और नाइट्रोजन में से आप मुझे बताओ कि किसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा। कार्बन का ज़्यादा होगा। कैसे ज़्यादा होगा कि इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, आप 6 और 7 से ही अंदाज़ा कर लो कि ये इसका एटॉमिक नंबर है, 7 इसका एटॉमिक नंबर है, यानी इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम है, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का रेडियस से क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप है। अब आप मुझे बताओ 7 इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो इसका रेडियस कार्बन से कम होगा, तो इसलिए कार्बन का जो रेडियस है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा होगा। अब मैं बात करती हूँ कि ये तो हमने समझ आ गई। अब कार्बन और सिलिकॉन को हम कंपेयर कर लेते हैं।
कार्बन का ज़्यादा है या सिलिकॉन का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है? अब आप ये देखो कि कार्बन और सिलिकॉन एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। कार्बन नाइट्रोजन एक पीरियड से बिलोंग करते थे, कार्बन सिलिकॉन एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और नीचे डाउन द ग्रुप जाने से हमारे पास एक शेल जब ऐड हो जाती है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है हमारे पास, शेल को ऐड करने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। यानी हम ये कहते हैं कि कार्बन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सिलिकॉन। चूँकि हमारे पास सिलिकॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कार्बन से जो है वो कम है, तो इसलिए जो है वो इसका रेडियस ज़्यादा होगा। तो इसलिए इनमें सबसे ज़्यादा रेडियस किसका है? सिलिकॉन का है। आप इसको इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो, दोनों बात सही है। ठीक है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको ये बात समझाने की, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ ना आई हो तो डू आस्क मी। देखो सिंपल सी बात है कि हमने जो है वो डाउन द ग्रुप देखना है और अलॉन्ग द पीरियड देखना है। अलॉन्ग द पीरियड एटॉमिक रेडियस जो है वो हमने अभी बात की है कि जो है वो कम होता है और डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होता है। अब हम पीरियड के अलॉन्ग जा रहे हैं तो लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, तो लेफ़्ट टू राइट हमारे पास नाइट्रोजन बाद में आता है, आगे है, तो इसका एटॉमिक रेडियस कम होगा। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कार्बन और सिलिकॉन एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो आपको ये बात समझ के डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ता है, इसलिए सिलिकॉन का कार्बन से भी ज़्यादा होगा एटॉमिक रेडियस। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली सिंपल एलिमेंट्स की, न्यूट्रल एलिमेंट्स की। अब व्हाट अबाउट अगर हम जो है वो किसी चार्ज एलिमेंट की बात करते हैं, एक कार्बन न्यूट्रल फॉर्म में, एक जो है वो कैटाइन की फॉर्म में, एक एनाइन की फॉर्म में। अभी मैंने बात की है एनाइन का रेडियस जो है वो ज़्यादा होता है, किस वजह से? इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन की वजह से। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, चार्ज कम हुआ तो रेडियस बढ़ गया। ठीक है, तो आप बस ये याद रखो कि एनाइंस का रेडियस जो है वो कैटाइन से ज़्यादा होता है, बीच वाला न्यूट्रल होता है, तो बीच न्यूट्रल का बीच में आ जाएगा एनाइन, फिर उसका न्यूट्रल एलिमेंट और फिर जो है वो उसका कैटाइन वाला एलिमेंट। तो इसका जो है वो जो कैटाइन होगा उसका सबसे कम रेडियस होगा। ठीक है, तो ये बात थी हमारे पास रेडियस के हवाले से।